बारामती की जनता अपने जननेता के इंतजार में घड़ी की सुइयों की तरफ निहार रही थी। अचानक उसी घड़ी के थोड़ी से नीचे की तरफ टंगी हुई टेलीविजन में एक खबर फ्लैश हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। सीना धक से हो गया। काश ये खबर गलत हो जाए, काश उस प्लेन में अजीत पवार दादा हो ही ना। मगर सच यही है कि अजीत दादा हमारे आपके बीच नहीं है। पूरे देश के लिए यह राजनीतिक क्षति हो सकती है, मगर बारामती की जनता का आज दादा नहीं रहा, चाचा नहीं रहा, भाई नहीं रहा, बेटा नहीं रहा। उनका ये एक पारिवारिक क्षति है। स्वागत के लिए इंतजार कर रहे फूल भी मुरझा गए। हर आंख में आंसू हैं। हर कोई अपने दादा को अपनी अपनी तरह याद कर रहा है, रो रहा है। नियति को देखिए, जिस बारामती की जनता उनका परिवार थी, बारामती उनका घर था, उनका आंगन था, वहीं दादा ने अंतिम सांस भी ली। आज हम भारी बंद से उनके जीवन की उन कहानियों को याद कर रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। याद करने के सिवा अब हमारे पास कुछ रहा भी नहीं। मैं इस खिलखिलाते हुए चेहरे को भूल नहीं पा रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात है। महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई थी। महायुति यानी कि अजीत दा, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुटे। उसी दौरान भीड़ में एक पत्रकार ने पूछा कि आप शपथ कब लेंगे? तब शिंदे बोलते हैं कि शाम तक बताते हैं। अरे शाम तक सब कुछ बता देंगे। तभी अजीत पवार बोलते हैं कि इनका तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन भाई मैं शपथ ले रहा हूं। तभी शिंदे बोलते हैं कि दादा तो सुबह शाम में भी शपथ ले लेते हैं। तभी तीनों नेता जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी अजीत पवार जैसा खुशमिजाज नेता होना बहुत बड़ी बात है। ये हंसी आज एक कहानी बन गई, एक याद बन गई। सुबह के उस धुएं से ढके हुए क्षण को याद कीजिए जहां पर हर धड़कन थम गई, हर सांस फूल सी गई, रुक गई। महाराष्ट्र का वो जननेता, जनता का अपना दादा, जिसने अपना जीवन हर छोटे बड़े चेहरे में उम्मीद जगाने में लगाया, वो आज उम्मीदों के बीच ही सन्नाटे बनकर डूब गया। अजीत दादा अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवयाली प्रवरा नामक गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले शरद पवार के छोटे भाई अनंतराव पवार के वो पुत्र थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई बारामती में हुई। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी से हाई स्कूल किया। बारामती से उन्होंने 10वीं यानी कि एसएससी पास की। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन पिता की मौत के बाद परिवार की देखभाल और सपोर्ट के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई के बाद वो पारिवारिक बिजनेस यानी कि अपना एग्रीकल्चर कृषि व्यवसाय से जुड़े रहे और गांव देहात की राजनीति पे सक्रिय रहे। बचपन से ही सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि थी, जिसके चलते जल्द ही राजनीति में उतर गए। व्यक्तिगत जीवन में वो विद्वान और कार्यपी नेता थे, लेकिन परिवार और निजी संबंधों को कभी वो सार्वजनिक नहीं किया करते थे। अजीत पवार की राजनीतिक पहल और राजनीति की पहली सीढ़ी थी सहकारिता और दूध संघ, चीनी मिले, सहकारी बैंक। 1982 में उन्होंने कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड मेंबर के तौर पर अपना कदम रखा। यही वो दौर था जब महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाएं राजनीति की नर्सरी हुआ करती थी। यहीं से नेटवर्क बना, पकड़ बनी और भरोसा पैदा हुआ। 1991 में उन्हें पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन चुना गया। इसके बाद छत्रपति शुगर फैक्ट्री, बाजार समितियों, एजुकेशनल ट्रस्ट, जिला विकास प्रतिष्ठान, धीरे धीरे अजीत पवार बारामती के हर पावर सर्कल में मौजूद हो गए। 30 दिसंबर 1985 को अजीत पवार की शादी हुई सुनित्रा पवार से और उनके दो बेटे, पार्थ पवार जो कि खुलकर राजनीति में आए, जय पवार जो कि संगठन और रणनीति के काम संभालते रहे। परिवार हमेशा बारामती के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। बारामती कोई साधारण सीट नहीं, ये पवार परिवार की सियासी प्रयोगशाला रही। 1967 से 1990 तक शरद पवार यहां से विधायक रहे। 1991 के बाद ये जिम्मेदारी अजीत पवार के पास आई।
1991 से यहां से वो सांसद बने, मगर अपने चाचा यानी कि शरद पवार के लिए ये सीट छोड़ दी और राज्य की सियासत में कदम रखा। 1995 में अजीत पवार पहली बार बारामती से विधायक बने। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार जीते, हमेशा अजेय रहे। इस सीट पर आज तक ना तो बीजेपी जीत पाई, ना शिवसेना, ना कांग्रेस, और ये एनसीपी का ही झंडा यहां हमेशा लहरता रहा। बारामती में अजीत पवार सिर्फ नेता नहीं थे, उनके अपने दादा थे। 1999 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने। यहीं से अजीत पवार को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें सिंचाई मंत्रालय मिला। सिंचाई महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट माना जाता है। बांध, पानी, किसान, ठेके, सब कुछ यहीं से जुड़ा है। अजीत पवार ने यहां रहते खुद को हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्थापित कर दिया। उनके पूरे राजनीतिक करियर को अगर देखें तो 2019 और 2023 ये साल कभी नहीं भुलाए जा सकते। उन्होंने एक दिन पहले, यानी कि ये 2019 की बात है, एक दिन पहले देर शाम तक प्लानिंग की और आधी रात फडणवीस से मिलकर अपनी तरफ से उनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जबकि वो उस वक्त एनसीपी पार्टी के नेता थे। पार्टी एक ही थी जिसका मुखिया उनके चाचा शरद पवार थे। सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि ये सरकार सिर्फ 80 घंटे चली। बाद में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार में वो वापस लौट गए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनडीए से अलग होकर महाविकास अघाड़ी बनाई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की इस सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद मिला। राजनीति में उनकी सबसे बड़ी घटना 2023 में आई, जब उन्होंने अपने दादा शरद पवार से असहमत होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत की और पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए। अजीत पवार ने एनसीपी में एक बड़ी बगावत की और अपने गुट के विधायकों के साथ एक बार फिर से एनडीए सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होकर अजीत पवार लगातार 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अजीत दादा पूरी तरह से अपनी पार्टी के साथ महायुति से मिले और 2024 वाला विधानसभा चुनाव लड़ा और शानदार जीत भी हासिल की। अजीत दादा अभी अलग एनसीपी यानी कि एनसीपी अजीत गुट के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के महायुति सरकार में मुख्य भूमिका निभा रहे थे और अभी फिलहाल उनके पास मौजूदा डिप्टी सीएम भी थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार के महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो अपनी बेबाकी और कड़े अनुशासन के लिए भी जाना जाता था। उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख किस्से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बॉलीवुड से उनका गहरा नाता था। अजीत पवार के पिता अनंत राव पवार प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। उनके पिता फिल्म निर्माण से भी जुड़े हुए थे, लेकिन अजीत पवार ने इस विरासत को छोड़ राजनीति की राह चुनी थी। अनुशासन के बारे में कहा जाता है कि उनके क्षेत्र बारामती में उनके अनुशासन का इतना खौफ है कि जब वहां पर वो मौजूद होते हैं तो कोई भी रॉन्ग साइड से अपने वाहन नहीं चलाता, गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं जुटाता। एक बार उन्होंने स्वयं गलत दिशा से आ रहे एक युवक को रोककर उसे कड़ी समझाइश दी थी। चाचा शरद पवार से भी उनका कितना डर रहता था, इसकी भी एक कहानी उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में सुनाई थी। एक इंटरव्यू के दौरान अजीत पवार ने स्वीकार किया था कि बचपन में वो अपने चाचा शरद पवार से बहुत डरते थे। शरद पवार न केवल उनके चाचा थे बल्कि उनके राजनीतिक गुरु भी रहे। शिक्षा और संघर्ष के बारे में अजीत पवार की जो शुरुआती पढ़ाई थी वो अहमदनगर के देवलाली प्रवरा में हुई थी। पिता के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दी। वो केवल 10वीं तक ही पढ़ सके। खेलों में उनकी रुचि रहा करती थी। राजनीति के अलावा उनकी खेलों में भी गहरी रुचि थी। वो कबड्डी, खो खो, टेनिस और क्रिकेट जैसे खेलों के शौकीन रहे। वो महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका रिकॉर्ड है। वो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ इस पद पर कार्य किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर के साथ में उनका विवाद काफी सुर्खियों में रहा। खुद मीरा बोरवणकर ने मैडम कमिश्नर बुक में इस किस्से को लिखा था। हालांकि दादा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।
अजीत पवार के जीवन के कुछ विवाद भी बड़े मशहूर हैं, जैसे कि सिंचाई घोटाला। उनके जीवन का सबसे प्रमुख विवाद था सिंचाई घोटाला, जो कि 70,000 करोड़ का आरोप लगा था। सबसे बड़ा विवाद इसी को माना जाता था। क्या आरोप था कि 2012 में जब अजीत पवार जल संसाधन के मंत्री हुआ करते थे, तब महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं में भारी अनियमितताएं हुई। बिना जरूरत और नियमों के परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, लागत बढ़ाई गई। और ये रिपोर्ट कहां से आई? सीएजी की रिपोर्ट आई। विपक्षी दलों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये मुद्दा उठाया। नतीजा, उनको डिप्टी सीएम का पद 2012 में छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में क्लीन चिट मिलने के बाद वो राजनीति वापस आए, लेकिन ये दाग उनके पूरे करियर में हमेशा पीछा करता रहा। राजनीतिक भाषा में इसे तकनीकी गड़बड़ी कहा गया। विरोधियों ने इसको मेगा स्कैम बताया। 2013 में उनका एक बहुत विवादित बयान था कि मैं बांध में पेशाब कर दूं क्या। सूखे पर सवाल पूछे जाने पर वो झुंझला गए और गुस्से में कहा, क्या मैं बांध में पेशाब करूं तो पानी आ जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में इसका आक्रोश हुआ। किसानों और सामाजिक संगठनों में बड़ा विरोध हुआ। बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। यह बयान उनके गुस्सैल को लेकर और ताकतवर नेता वाली छवि का प्रतीक बन गया था। फिर इसके बाद 2019 5:47 में शपथ, ऑपरेशन लोटस की कहानी। बीजेपी के साथ अचानक सरकार बना ली और सुबह तड़के राज्यपाल के सामने 5:45 बजे डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन टूटता हुआ दिखा। नतीजा, 80 घंटे में सरकार गिर गई। अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक पलटी का ठप्पा उनके यहां पर लग गया। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ 2023 में। अपने चाचा शरद पवार से बगावत और एनसीपी को तोड़ दिया। अपने चाचा शरद पवार से वो कई मुद्दों को लेकर अनबन हुई और एनसीपी 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट सरकार में वो शामिल हो गए। उनके ऊपर आरोप लगा कि सत्ता के लिए पार्टी और विचारधारा से उन्होंने समझौता किया। परिवार बनाम सत्ता की लड़ाई समर्थन में लगने लगे और फिर यह हुआ कि पार्टी को सत्ता में रखना जरूरी था, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। यह फैसला उनके जीवन का सबसे निर्णायक और विवादित मोड़ भी माना जाता है। ईडी और आयकर छापे 2021 और 22 के दौरान क्या हुआ? परिवार से जुड़ी चीनी मिलों और कंपनियों पर ईडी और आईटी के छापे पड़े। अजीत पवार का दावा कि राजनीतिक बदले की स्थिति में ये कार्रवाई की जा रही है, जहां चली, लेकिन अब तक कोई भी इनमें जांच खूब हुई, लेकिन सजा नहीं मिली। राजनीतिक नैरेटिव के मामला जिंदा रहा। सहकारी संस्थानों पर पारिवारिक नियंत्रण का आरोप लगा। बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र की चीनी मिलें, दूध संघ, सहकारी बैंक, इन पर पवार और परिवार का पूरा दबदबा रहा। विरोधियों का कहना है कि सरकारी नहीं, यह सत्ता का नेटवर्क। समर्थकों की क्या दलील है कि जनता इनको बार बार चुनती है, जनता इनको दादा मानती है, इसलिए राजनीति के सत्ता में भी इनका नियंत्रण है। और नियति को देखिए, आज जब वो सुबह बारामती की जनता को अब संबोधित करने जा रहे थे, जिला परिषद के चुनावों के दौरान लोगों से बातचीत करने जा रहे थे, सुबह 8:45, ये वो समय था जब उनका विमान क्रैश हो गया। उस दौरान उनके साथ में 5 लोग और भी मौजूद थे, जिसमें वो भी उस क्रैश में उनकी जान चली गई। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ और इसकी अभी जानकारी डीजीसीए इसकी जांच कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद लैंडिंग के बाद हाइड्रोलिक काम न करने की वजह से, हाइड्रोलिक जाम हो जाने की वजह से यह हादसा हो सकता है। लेकिन अब अजीत पवार हमारे साथ में नहीं रहे। उनका वो आखिरी ट्वीट मैं यहां पर अपने लैपटॉप पर देखकर आपको बताऊंगा, जो कि आज उन्होंने आखिरी बार जो ट्वीट किया, जो अपने लोगों को संबोधित किया या अपने लोगों को लिए जो बोला, वो क्या था। अजीत पवार का जो आखिरी ट्वीट था वो यही था कि उन्होंने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी थी। ये ट्वीट 1 घंटा पहले, यानी कि उनका जब देहांत हुआ, जब प्लेन क्रैश हुआ, उसी दौरान फिर वो ठीक उसी समय वो ट्वीट किया गया था। ऐसा लगता है कि उनकी पीआर टीम ने ये ट्वीट किया होगा, लेकिन जब एक्सीडेंट की खबर आई तो उसके कुछ मिनटों तक ये ट्वीट दिखता रहा, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। शुक्रिया।